सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर गोलीबारी की एक तस्वीर ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पत्रकार पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में 5 से 6 हमलावर दिखाई दे रहे हैं। दोनों बेटियों के सामने बेखौफ बदमाशों ने घेर कर पत्रकार विक्रम जोशी पर फायरिंग कर दी। इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि ऐसी तस्वीर सामने आती है गाजियाबाद में। सीसीटीवी फुटेज जिसमें आप ये देखिए कि किस तरह से इन बदमाशों ने पहले पत्रकार विक्रम जोशी को घेरा और उनकी बेटी भी उनके साथ थी। उस वक्त जैसे ही गोली मारने की कोशिश हुई, उसकी गोली मारी, उसके बाद देखिए बेटी फौरन पिता के पास आई और चीख पुकार करते हुए वहां पर बेहद तकलीफ के माहौल में। लेकिन इस वारदात का इस तरह से अंजाम दिया जाना यूपी की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा जिस तरह से गैंगस्टर विकास दुबे ने जिस घटना को अंजाम दिया और फिर उसका एनकाउंटर हो, उसके बाद एक नए सिरे से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और ये गैंगस्टर राज जो है इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। और उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जहां पर बेखौफ होकर बदमाश सरेआम गोली मारकर निकल जाते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बात राजस्थान की सियासत की, क्योंकि आज वहां पर ऐसा लग रहा है कि तस्वीर कुछ साफ हो सकती है, क्योंकि कुछ ही देर में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। स्पीकर के दल बदल वाले नोटिस के बाद सचिन पायलट की अर्जी पर आज फैसला आ सकता है। कल की बहस को आगे बढ़ाते हुए आज सचिन पायलट गुट के वकील मुकुल रोहतगी बहस की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे अशोक गहलोत ने भी इस बीच जयपुर में होटल में विधायक दल की बैठक बुलाई है। कल ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर जबरदस्त हमला किया था और उनके उस बयान से यह साफ हो गया था कि लड़ाई अब आर या पार की है। तो आइए आपको बताते हैं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी क्या बातें की थी सचिन पायलट के बारे में, उनके बारे में क्या कहा था, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अब यहां से वापसी का या अशोक गहलोत सचिन पायलट को अपने साथ शामिल करने पर मान जाएं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये आपको हम बता देते हैं। दरअसल जब वो मीडिया के सामने आए तो उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि इस बीच आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आज क्या होगा और कल क्या होता है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई शुरू होगी। हालांकि कल भी दोनों पक्षों ने अपनी दलील सामने रखी थी। अब पायलट खेमे के विधायकों की याचिका पर फैसला संभव है। हालांकि इस बीच अब देखना यह भी होगा कि क्या यह फैसला आज ही आ जाता है और नोटिस का जवाब देने के लिए भी, क्योंकि देखिए समय आज शाम तक का ही है, इसलिए आज का दिन राजस्थान में काफी गहमा गहमी वाला होने वाला है। हालांकि कल के दिन जब अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बयान दिया तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें जिस चीज को वो डिजर्व भी नहीं करते थे, जिस जिम्मेदारी को वो डिजर्व भी नहीं करते थे, वो दे दी गई, जबकि वो नाकारा हैं। और इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि आला कमान बेशक किसी तरह की नरमी दिखाए हुए है या बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजस्थान में यह साफ हो गया है कि सिक्का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही चलेगा। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए। और आप कल्पना करो सर आप कि आप 32 साल, 34 साल, 35 साल, 36 साल में आप प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ। उसके बाद में 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला
वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था, कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्वेश्चन नहीं किया। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले ये आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के देख लिए जिन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ किए। लेकिन आज का दिन बहुत सारे डेवलपमेंट्स अपने आप में लिए हुए हैं। तो आइए सीधे हम रुक कर लेते हैं राजस्थान का, जहां पर इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर से हमारे साथ शरद जुड़े हुए हैं और मौसमी मौजूद है फेयरमाउंट होटल में। तो मौसमी के पास भी हम चलेंगे, लेकिन शरद पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि 10:30 बजे का वक्त है सुनवाई के लिए तय और आज मुकुल रोहतगी जो है वो बहस की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले भी कल दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी थी, लेकिन आज का दिन कोर्ट में कितना अहम रहने वाला है क्योंकि शाम को डेडलाइन भी खत्म हो रही है नोटिस की। देखिए, सबकी नजरें हाईकोर्ट के डिसीजन पर टिकी हुई है और विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर। शाम को विधानसभा अध्यक्ष के वकील के पैनल से हमारे साथ है, वकील से बातचीत करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज क्या होने वाला है? आज 10:30 बजे से मुकुल रोहतगी जी अपने आर्ग्यूमेंट समअप करेंगे, उसके बाद देवदत्त कामत जी अपने आर्ग्यूमेंट समअप करेंगे और उसके बाद फाइनली उम्मीद कर रहे हैं कि 5:30 से पहले जजमेंट दे दिया जाए, क्योंकि 5:30 बजे तक स्पीकर ने अपनी अंडरटेकिंग दे रखी है कि वो कुछ भी डिसीजन नहीं देंगे। तो अगर हाईकोर्ट आज फैसला नहीं दे पाता है तो क्या शाम को स्पीकर डिसीजन दे सकते हैं? ये तो हाईकोर्ट जजेस के ऊपर है कि वो अगर स्पीकर को कहेंगे कि नहीं करना है, कल तक रुक जाओ, तो शायद वो रुक जाए, क्योंकि पहले भी प्रोपराइटी की वजह से ही स्पीकर ने अपना डिसीजन रोक रखा है कि वो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मीनाक्षी, आज कुल मिलाकर यहाँ पर जो दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर चुका है कि अगर किसी को भी यहाँ से हार मिलती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगर किसी पक्ष को राहत नहीं मिलती है तो कितना घंटा मिलता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, या फिर जो सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं वो तत्काल फैसला सुना देते हैं 5:30 बजे तक। तो उसमें भी कांग्रेस के अंदर एक ऐसी बातचीत चल रही है कि कुछ विधायकों को तो अयोग्य कर दें और कुछ विधायकों को अपने पास यहाँ दबाव डालकर बुला लें। तो कुल मिलाकर जो माइंड गेम है यहाँ पर कोर्ट के जरिए जारी है और दोनों ही पक्ष उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला आए। बिल्कुल जैसा कि मुकुल रोहतगी आज शुरुआत करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि 1 घंटे तक और अभिषेक मनु सिंह भी लेंगे, उसके बाद फैसला आ जाएगा। जी मीनाक्षी, जैसी सुनवाई होगी शरद का हम फिर रुक करेंगे, लेकिन मौसमी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फेयरमाउंट होटल में। मौसमी, 11 बजे बैठक बुलाई है विधायकों की इसी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्या इस बैठक में आज हो सकता है? किस तरह की तस्वीर, सोर्सेज से आपको क्या खबर मिल रही है? आप वहां मौजूद हैं इस वक्त। जी मीनाक्षी, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो शुरू करो अंताक्षरी, चाहे वो सियासी अंताक्षरी हो फेयरमाउंट होटल में। अब 11 बजे विधायक दल की बैठक है कांग्रेस की और आगे विधानसभा सत्र का बुलाना है, आगे की रणनीति खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। पर इसी होटल के बाहर हर बार जब अशोक गहलोत निकलते हैं तो ताबड़तोड़ कोई कोर कसर नहीं छोड़ते सचिन पायलट को कोसने की। कल उन्होंने यहीं बाहर निकल के नकारा और निकम्मा सियासत को अपने चरम पर पहुंचाया था और ये तो साफ है कि दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। अब एक तरफ जहां सचिन पायलट ने डेफेमेशन से लेके लीगल नोटिस की बात की, यहीं से एक विधायक बाहर आते हैं 35 करोड़ की घूस का आरोप लगाते हैं सचिन पायलट पे, तो सचिन पायलट ने भी लीगल नोटिस भेजा है। पर सारी नजरें वो 11 बजे की विधायक दल की बैठक पर भी होंगी, क्योंकि बेहद दिलचस्प है क्या आंकड़ा है, क्या नंबर गेम है और ये सारा जो गेम है वो माइंड गेम भी है। और यही वजह है कि आप देखिए, एक यूजुअली जो काफी सरल और साधारण, इतने आक्रामक नहीं रहते अशोक गहलोत, उनके तेवर बहुत तीखे और ये भी कहा जा रहा है कि जो दरवाजा कांग्रेस आलाकमान ने खुला छोड़ा था सचिन पायलट के लिए, वो अशोक गहलोत ने बंद करके उसमें जो है चाबी लगा दी है और अपने पास रख ली है चाबी इन बयानों से। बिल्कुल सही कह रही हैं मौसमी आप। कल के बयान के बाद बहुत कुछ साफ हो गया। पहली बात ये कि अशोक गहलोत किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है, ये बहुत साफ और स्पष्ट है। दूसरी बड़ी बात ये कि दिल्ली में आलाकमान जो भी कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी गूंज राजस्थान तक तो सुनाई नहीं दे रही। लेकिन देखिए, अगर गहलोत के पक्ष में फैसला आता है तो क्या हो सकता है? जिन
विधायकों की वापसी संभव है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी अगर आज हाईकोर्ट अशोक गहलोत के पक्ष में फैसला देता है। बहुमत साबित करना अशोक गहलोत के लिए बहुत आसान हो जाएगा, उनकी आगे की राह बिल्कुल क्लियर है। 102 विधायकों का वो अभी दावा कर रहे हैं। बहुमत साबित अगर हो जाता है तो सचिन पायलट बाहर हो सकते हैं, क्योंकि फिर उन पर दल बदल कानून के तहत एक्शन भी जो स्पीकर है वो ले सकते हैं। लेकिन पायलट खेमा, उनके पास ऑप्शन ये है कि हाईकोर्ट से अगर उनको झटका मिलता है तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अब तस्वीर दूसरी देखिए, अगर फैसला सचिन पायलट के पक्ष में आता है तो क्या होगा? फौरी तौर पर राहत, लेकिन पायलट गुट के विधायक खुलकर सामने आ जाएंगे। और अभी क्योंकि ये कयास लग रहे हैं कि जो 102 विधायक फेयरमॉन्ट में है, क्या उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सचिन पायलट को समर्थन दे रहे हैं? कुछ और विधायकों को साथ लाने की कोशिश होगी, देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं। और अशोक गहलोत खेमे के पास भी ये विकल्प है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हो सकता है। और इस बात की जानकारी देखिए, हमें शरत भी दे रहे थे अभी जयपुर से कि दोनों ही खेमे अभी ही ये तैयारी कर चुके हैं कि हाईकोर्ट से अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। यानी ये लड़ाई अभी एक झटके में सुलझती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने बीते कुछ महीने के कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियों पर तंज कसते हुए लिखा, फरवरी में नमस्ते ट्रंप, मार्च में एमपी में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की छठी सालगिरह, जून में बिहार में वर्चुअल रैली की, जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की। तो फरवरी से लेकर जुलाई तक ये सारे पड़ाव बताते हुए राहुल गांधी ने ये कहा है कि मोदी सरकार ये सब कर रही थी, इसीलिए कोरोना को लेकर कोई हल निकालने में या स्थिति बेहतर करने में वो कामयाब नहीं हुई। और अंत में आत्मनिर्भर शब्द को कोट करके उन्होंने तंज कसा है केंद्र सरकार पर। तो राहुल गांधी लगातार हमला बोल रहे हैं केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर कि कोरोना को लेकर जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन इस बीच आप ये भी देखिए कि आंकड़ों की क्या स्थिति है। हर दिन 35,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और 500 से ज्यादा मौत हो रही है। और इसी तरह कोरोना का कहर देश में बढ़ रहा है। कल कोरोना के केसेस 37,148 नए केसेस थे, नए मरीज थे जो सामने आए, जबकि 587 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। इन मामलों को मिलाकर देश में कोरोना के कुल केस 11.5 लाख से ऊपर जा चुके हैं। इनमें 7.25 लाख के करीब मरीज हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 28,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि इससे पहले अगर आप कल के दिन पर नजर डालें तो 40,000 केसेस बढ़े थे। और ये अब तक जब से कोरोना संक्रमण फैला है देश में, ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था, जब कोरोना को लेकर 24 घंटे में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन एक बार फिर आपको 24 घंटे की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर कुल मामले 37,148, 24,000 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 587 लोगों की मौत भी हुई। और यही चिंता का विषय इस वक्त बड़ा भी हुआ है, क्योंकि जिस तेजी से अब हिंदुस्तान में आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप ये देखिए कि जो वर्ल्ड टैली है पूरे दुनिया की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका, ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत मौजूद है। महाराष्ट्र की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं, 3,18,000 केसेस वहां पर अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। 12,000 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, 1,23,000 केसेस, 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट में कुछ सुधार दिल्ली में जरूर आया है। गुजरात में 49,353 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2,162 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देखिए, 51,160 मामले कुल कोरोना संक्रमण के आए हैं, जिसमें से 1,192 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर आई है, सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत का नाम भी होगा। भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार एम्स में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। भारत के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका भी वैक्सीन बनाने की इस रेस में शामिल है। पूरी दुनिया में कोरोना की दहशत है, पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में जी रही है। पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन बनाने पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह की तैयारी है, उससे लग रहा है कि भारत उन नामचीन देशों में जरूर शामिल होगा जो सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाएंगे। ये देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार दिल्ली का एम्स अस्पताल है। एम्स में आज से कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। कोवैक्सीन को
भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से बनाया है। वैक्सीन का कोड नेम BBV152 है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये उस कोरोना वायरस के पार्टिकल्स से बनी है जिन्हें मार दिया गया था ताकि वो इन्फेक्ट ना कर पाएं। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। इतना ही नहीं, कोवैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। फेज 1 में कोवैक्सीन 18 से 55 वर्ष की उम्र के लोगों को दी जा रही है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अभी 1000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 375 की स्टडी फेज 1 में की जाएगी और फेज 2 के लिए 12 से 65 वर्ष के 750 लोगों को शामिल किया जाएगा। ट्रायल के लिए ICMR ने उन्हीं संस्थानों को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है। वैक्सीन की 2 डोज होंगी। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 14वें दिन दी जाएगी। तैयारी पूरी है। एम्स के डायरेक्टर की माने तो साल के अंत तक या दूसरे साल के पहले महीने तक हम कोरोना की वैक्सीन जरूर बना लेंगे। वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं। तो ये फेज 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज, दैट इज फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज 3 जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है। भारत के अलावा कोरोना वायरस के खिलाफ एक अच्छी खबर ब्रिटेन से भी आई। ब्रिटेन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा था। अब मशहूर मेडिकल जर्नल लेसेंट में जो खबर प्रकाशित की गई है उसके मुताबिक ऑक्सफोर्ड की बनी सुपर वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है। इससे कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे शरीर में एंटीबॉडीज और किलर टी सेल बनते हैं। एंटीबॉडीज 3 महीने में खत्म हो जाती हैं, मगर टी सेल बहुत लंबे समय तक शरीर में रहते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका की कंपनी कोरोना वैक्सीन बनाने के बहुत नजदीक पहुंच गई है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना इंक ने कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल किया है। कोरोना वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल से वैज्ञानिक खुश हैं। ट्रायल से पता चला है कि वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। अब कोरोना वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग की जाएगी। पूरी दुनिया कोरोना से कराह रही है, इसीलिए पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर तेजी देखी जा रही है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन आए और इस महामारी से निजात मिले। लंदन से लवीना टंडन और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन को घेरने के लिए उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाए और इसे लेकर जो परिस्थितियां पूरी दुनिया में बन रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ ये हो भी रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अब चीन में इन्वेस्ट करने से, निवेश करने से बच रही हैं। चाहे गूगल हो, फेसबुक, अमेजॉन, भारत में बड़े पैमाने पर ये निवेश करने के लिए कोशिश करी है और खुद अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने भी इस पर खुशी जाहिर की है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि अब चीन पर किसी को भरोसा नहीं। चीन का टूटेगा घमंड, कूड़े के भाव हो जाएगी ड्रैगन की करेंसी, उसकी पेट पर लात मारने का बड़ा प्लान। अमेरिका का उठ गया शी जिनपिंग से भरोसा। चीन ने झूठ फरेब के दम पर अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद रखी थी उसे ही जमींदोज करने की तैयारी है। जिन कंपनियों के दम पर चीन ने अपना खजाना भरा, उनकी दिलचस्पी अब भारत में है। वो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा निवेश भारत में करना चाहती हैं। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां फेसबुक और गूगल ने भारत में जब बड़े निवेश का ऐलान किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार का बड़ा बयान आया। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा कि अब चीन पर एतबार नहीं रहा। उन्होंने कहा कि चीन के मुकाबले भारत का बाजार ज्यादा आकर्षक है। Look, I think it's interesting. Just a moment on India, because I've been to a couple of bilateral meetings with the leaders. What does that tell you? It again tells you people are losing trust in China, and
India becomes a big competitor. And if I'm not mistaken, India has slashed its corporate tax rate. I know that was my recommendation to Mr. Modi when I met him 18 months ago. So there may be a very attractive investment place, and India is a great ally of the United States. Great ally of the United States. पारदर्शिता के मामले में शून्यता के शिखर पर बैठे चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने जो प्लान बनाया है उससे वो फड़फड़ा कर रह जाएगा। उसकी लाइफलाइन कट जाएगी। वुहान वायरस से पूरी दुनिया में बेनकाब चीन पर अमेरिका ने पहले ही कई प्रतिबंध लगा दिए और उसकी अगली किश्त की तैयारी भी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में चीन से कंपनियां बुरिया बिस्तर समेट रही हैं। It looks like principally technology companies. There may be some pharmaceutical companies or pharmaceutical supply chain type companies. I don't want to be too specific. I know of a number of plans. We'll let those individual firms make their own announcements. We are reviewing that. But yes, I think the experience with the China flu and the lack of transparency and assistance to the rest of the world, about which the president has been in a very cross mood for quite some time, and deservedly so. But that experience is, I think, changing business attitude. ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो का बयान ट्रंप के बयान का ही विस्तार है। जिस तरीके से चीनी वायरस की वजह से अमेरिका में लोगों की मौत हो रही है, उससे ट्रंप आग बबूला हैं। जाहिर है अमेरिका किसी भी सूरत में चीन को बख्शने वाला नहीं है। चीन के बुरे दिन तो काफी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब अमेरिका उसकी लाइफलाइन को काटने में जुट गया है। यही वजह है कि अमेरिकी कंपनियां बड़ी संख्या में चीन से बाहर निकलने को बेताब हैं और उनका अगला डेस्टिनेशन भारत बनता जा रहा है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में भारत के लिए मौका ही मौका है और चीन का भविष्य गर्त में मिटने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो का बयान यूं ही नहीं है। मोदी सरकार ने इसकी तैयारी काफी पहले ही कर ली थी। दरअसल मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी नई कंपनियों के लिए यह दर 25% से घटाकर 15% कर दी गई थी, जिससे निवेशकों को भारत का बाजार लुभाने लगा। इस साल कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में खुलकर पैसे लगाए। पीएम मोदी ने दिग्गज आईटी कंपनियों के आईबीएम के सीईओ और भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा से बात की। उन्होंने कहा, भारत में निवेश का अभी सबसे बेहतरीन समय है। भारत एक एकीकृत तकनीक और डेटा संचालित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकास की ओर अग्रसर है, जो सस्ती और परेशानी मुक्त है। चीन को झटका देने वालों में कई अमेरिकी कंपनियां शामिल हैं और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार का माहौल बेहतर लग रहा है। यही वजह है कि इस साल वॉलमार्ट ने भारतीय कंपनी फ्लिपकार्ट में 1.2 अरब डॉलर और अमेजॉन ने भारत में 30.5 करोड़ डॉलर के निवेश का ऐलान किया। वहीं गूगल 5 से 7 वर्षों में भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने जा रही है। चंद रोज पहले पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी बात की थी, जिसके बाद गूगल ने भारत में निवेश का बड़ा ऐलान किया। Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. एक तरफ भारत में अमेरिकी कंपनियों का बम्पर निवेश, तो दूसरी तरफ चीन को आर्थिक दंड। चीन की आर्थिक मोर्चे पर घेरेबंदी उसको सबसे ज्यादा चोट देगी। जिस अर्थव्यवस्था के दम पर वो दुनिया में दादागिरी करता है, अगर उसकी नींव हिला दी जाए तो चीन का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। अशोक सिंघल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार का बयान कई मायनों में बेहद अहम है। चीन आर्थिक और सामरिक तौर पर जिस तरह से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था, उसे सबक सिखाने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था। दुनिया को भारत पर भी भरोसा ज्यादा है। जिस तरह से हिंदुस्तान ने चीन पर आर्थिक शिकंजा कसा, उसकी पूरी दुनिया मुरीद हुई है।
LAC पर धोखा, व्यापार पर शिकंजा, भारत में जासूसी। चीन का हर धोखा या तो बेनकाब हो चुका है या होता जा रहा है। उसने पहले LAC पर धोखा दिया, दूसरी ओर चीनी कंपनियों की आड़ में वो भारत के कारोबार पर शिकंजा कसने की रणनीति में था। चीन एक दोस्त की तरह रहता तो उसके बुरे दिन नहीं आते। सच्चा पड़ोसी होने का फर्ज निभाता तो हिंदुस्तान भी गले लगाता। लेकिन एक झटके में ऐसा चोट हुआ है कि चीन चारों खाने चित होने लगा है। उसे चक्कर आ रहा है। गोला बारूद की धौंस दिखाने वाला चीन दिन में ही तारे गिन रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ICU में न चली जाए, जिसका इलाज मुमकिन न हो। अब तक 51,000 करोड़, जी हां, भारत ने जो चोट किया है उसकी एक छोटी सी नजीर है। इस आंकड़े को अंत भी नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि चीन पर पाबंदियां जारी हैं। इस मुहिम में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश भी भारत के साथ कदम ताल कर रहे हैं। अब आप बारीकी से समझिए कि चीन को कैसे झटके पर झटका लग रहा है। इस बदलाव की तैयारी अप्रैल में ही केंद्र सरकार ने कर ली थी। इसके मुताबिक भारतीय सीमा से लगे किसी देश के किसी भी व्यक्ति या कंपनी को निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। तब चीन इस फैसले से बौखला गया था। अब इसी बदलाव के तहत जोमैटो जैसी कंपनी में चीनी कंपनी के निवेश को रेड सिग्नल मिल गया है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही 59 चीनी ऐप बैन कर दिए। इसके साथ ही टिकटॉक, हेलो, शेयर इट, वी मेट जैसे ऐप भारत जैसे बड़े बाजार से क्लीन बोल्ड हो गए। ये चीन को बहुत बड़ा झटका था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना वीबो अकाउंट डिलीट कर दिया था। अब सरकार की नजर उन चीनी कंपनियों पर है जिनका रिश्ता PLA से रहा है। और चाइना का सिस्टम ओपेक सिस्टम है, लेकिन हर चीज़ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का PLA के साथ में, जो उनकी आर्मी है उसके साथ में मिल करके काम करते हैं वो। और एटलीस्ट रिपोर्टिंग उनकी पूरी इस तरह सिस्टमेटिक है। तो जो कम्युनिस्ट कंट्री है वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑडिट तो है नहीं, कुछ पता नहीं लगता। तो इसलिए उनकी कंपनीज अच्छी तरह से फैल जाए और वहाँ पे आपको एक बड़ा नुकसान पहुँचाने की स्थिति में होती है। डिजिटल स्ट्राइक के अलावा चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट से भी तौबा करने की मुहिम चल पड़ी है। इसके तहत हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन हो चुकी है। पावर सेक्टर भी चीनी कंपनियों पर सख्ती बरत रहा है। रेलवे थर्मल कैमरा खरीदने का टेंडर रद्द कर चुका है। साथ ही 471 करोड़ का सिग्नलिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़ चुका है। BSNL MTNL ने ठान लिया है कि वो 4G प्रोजेक्ट में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। चीन पर यह एक्शन भारत सरकार का एक्शन है। कई राज्यों ने भी चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 करोड़ का 3 चीनी कंपनियों का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हरियाणा 2 चाइनीज कंपनियों से 780 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट छीन चुका है। यूपी में कानपुर आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी का टेंडर रद्द किया जा चुका है। यूपी में ही चीन के बने बिजली मीटर पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। बिहार सरकार पुल बनाने के प्रोजेक्ट से जुड़े चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर चुकी है। ये तो पक्का है कि चीन ने जैसा किया है वैसा भरेगा। उसने जो गलती की है उसका खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। जमीन पर अपनी ताकत के मद में चूर चीन को समंदर में सबक सिखाने के लिए 2 महाबली साथ आ गए हैं। भारत और अमेरिका की पराक्रमी नौसेनाओं ने आज से हिंद सागर में साझा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। चीन को बहुत बड़ी नौसैनिक चेतावनी। हमारे समंदर में अमेरिका का विमान वाहक, भारत अमेरिका के युद्धपोत आए साथ। भरोसे और ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन। साझा युद्धाभ्यास के निशाने पर चीन।
ये बड़े वॉर गेम से पहले का ट्रेलर है। पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है। चीन को सबक सिखाने के लिए होने वाला शक्ति प्रदर्शन इससे ज्यादा जबरदस्त नहीं हो सकता है। एक युद्धपोत जो दुश्मन को ऐसी चेतावनी देता है जिसे वो भूल कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। परमाणु शक्ति से लैस विशालकाय विमान वाहक USS निमित्ज अब हिंद महासागर में आ चुका है और अब ये भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। ये साथ भले ही थोड़े समय का है, लेकिन दुश्मन चीन के लिए चेतावनी बिल्कुल साफ है। दोनों ही देश इसे सैन्य सहयोग का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह अभ्यास चीन को संदेश देने के लिए किया जा रहा है। चाइना ने इंडिया के साथ क्या किया है, और अभी जब डिसएंगेजमेंट और उसकी बात हो रही है डीएस्केलेशन की, और वो भी उस पर भी हमें पूरा विश्वास नहीं है कि वो पूरी बात मानेंगे, स्टेटस को एंटे पे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि इंडिया और US की नेवी उनका सबसे बड़ा कैरियर, सबसे सक्षम प्लेटफॉर्म जो है, जिसके ऊपर 70 से 80 तो फाइटर जेट रहते हैं, और उसके साथ जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मूव करता है वो पूरे इस वक्त इंडियन ओशन रीजन में है। हिंद महासागर की ओर बढ़ने से पहले USS निमित्ज दक्षिण चीन सागर में चीन को होश में लाने के लिए युद्धाभ्यास कर रहा था। इसके बाद ये जिस रास्ते से हिंद महासागर की ओर बढ़ा उस पर गौर कीजिए। 18 जुलाई को ये विमान वाहक मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरता देखा गया था। 1 लाख टन का यह अमेरिकी विमान वाहक इस रास्ते से होता हुआ हिंद महासागर में दाखिल हो गया था। समंदर के किसी सम्राट की तरह ये विमान वाहक कभी अकेला नहीं चलता। इसके साथ कई जहाजों का दल बल होता है, जिसे कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। अपने इसी दल बल के साथ इसने हाल ही में करीब चीन के घर में घुसकर युद्धाभ्यास किया था। इस युद्धाभ्यास से दक्षिण चीन सागर खौल उठा था। अब चीन के खिलाफ हिंद महासागर में बड़ी हलचल हो रही है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर और उसके साथ साथ विशाखापत्तनम से भारतीय युद्धपोत हिंद महासागर की ओर बढ़ गए। इनकी मुलाकात अमेरिकी विमान वाहक निमित्ज से हुई और फिर वो युद्धाभ्यास शुरू हुआ जिसे पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स का नाम दिया गया है। इस दौरान दोनों तरफ से ये जहाज एक दूसरे के सामने से गुजरे ताकि ये तय हो सके कि समंदर में संग्राम छिड़ा तो भारत और अमेरिका के जहाज आपस में आसानी से बातचीत कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। इसके लिए दोनों देशों की नौसेना कई छोटे छोटे युद्धाभ्यास करेगी। ये युद्धाभ्यास कई मायने में बेहद अहम है। भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास अहम क्यों? ये नौसैनिक अभ्यास लद्दाख में तनातनी के बीच हो रहा है। समंदर में चीन की कमजोर नस को दबा रहा है। 4 देशों के मालाबार महायुद्धाभ्यास से पहले का ट्रेलर है। चीन के खिलाफ भारत अमेरिका की एकजुटता को दिखाता है। ये दिखाता है कि समंदर में चीन कमजोर है। ये संयोग नहीं कि युद्धाभ्यास भारत चीन के बीच लद्दाख में हुई झड़प के बाद हो रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी की नौसैनिक कूटनीति के तहत बने एक प्लान से पहले हो रहा है। हिंद महासागर में चीन खुद को बेहद असुरक्षित महसूस करता है। उसकी इस असुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत ने 4 देशों के संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास की तैयारी की है। मालाबार युद्धाभ्यास के तहत भारत, अमेरिका और जापान अक्सर शामिल होते हैं। इस बार मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। इससे चीन को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि अगर चीन ने समंदर में जरा सी भी गुस्ताखी की तो भारत और अमेरिका की नौसेना उसके खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करेंगी। यही नहीं, दूसरे मित्र देश भी चीन को समंदर में पस्त करने के लिए कार्रवाई का हिस्सा बन जाएंगे। अगर चीन को परास्त करने के लिए नौसैनिक ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है तो चीन के लिए दीवार पर लिखी इबारत बिल्कुल साफ है। उसके शैतानी मंसूबे अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में इसी गहरे समंदर में दफन हो जाएंगे। मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ शिव अरूर, दिल्ली आज तक।
समंदर में भारत और अमेरिका का साथ लद्दाख में चीन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। जमीन हड़पने की आदत से मजबूर चीन को खदेड़ने के लिए समंदर में उसकी कमजोर नस को दबाना जरूरी हो गया। यही वजह है कि जमीन पर जवाब देने के बाद समंदर में उसके खिलाफ घेराबंदी को सख्त किया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख में चीन की हिमाकत का जवाब भारत की थल सेना दे चुकी है। वहीं थल सेना और वायुसेना के पराक्रम से चीन के सामने पीछे हटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन जमीनी सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही उसे समंदर में घेरना भी जरूरी है। इसकी वजह साफ है, समंदर में चीन इतना ताकतवर नहीं जितना कि जमीन पर है। अगर समंदर में उसकी नकेल कस दी जाए तो लद्दाख में उसे मजबूर होकर पीछे हटना पड़ेगा। भले ही चीन ने पिछले 10 से 15 साल में अपनी नौसेना को ताकतवर बनाया है, लेकिन तजुर्बा भी कोई चीज होती है और चीन के पास उसकी भारी कमी है। प्लेटफॉर्म बनाने से वो नेवी उतनी पावरफुल नहीं गिनी जा सकती और उतनी प्रोफेशनल नहीं गिनी जा सकती जब तक कि वो अपने आप या तो बाहर ना आए या तो बाकी इंटरनेशनल नेवीज के साथ एक्सरसाइज। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको एक स्टेटस दिलवाते हैं ऑफ अ क्रेडिबल पावरफुल नेवी। जहां तक भारतीय नौसेना की बात है तो इसने पहले भी अपना पराक्रम दिखाया है। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। इसके तहत उसने पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट स्थित नौसेना मुख्यालय को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत 4 दिसंबर को हुई थी, इसलिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब चीन से निपटने की पारी है। लद्दाख में तनातनी के बीच भारत ने बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया था। यानी अमेरिकी विमान वाहक USS निमित्ज के हिंद महासागर में आने से पहले ही भारतीय नौसेना तैयार थी। अब अमेरिका और भारत साथ मिलकर चीन को लद्दाख की गुस्ताखी का जवाब समंदर में देने जा रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। दक्षिण चीन सागर में चीन का रवैया दबंगों जैसा है। वो अक्सर दूसरों का रास्ता रोकता है। इस बार भारत और अमेरिका उसको इसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। अब तक उसने भारत की घेराबंदी की थी, अब भारत और अमेरिका उस घेरेबंदी को नाकाम करने वाले हैं। लद्दाख में भारत के साथ दगाबाजी करने वाला चीन दक्षिण चीन सागर में हद से ज्यादा दबंगई कर रहा था। उसने अपने पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा था। चीन को अपनी नौसेना पर कुछ ज्यादा ही गुमान हो गया था। दूसरी तरफ उसने भारत की घेराबंदी में भी कोई कसर नहीं रखी। ओमान के दुकम से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक और मालदीव से लेकर श्रीलंका के कोलंबो और हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण चीन ने किया है। वहीं बांग्लादेश में सोनादीय और म्यांमार में भी चीन ने बंदरगाह बनाए हैं। मलेशिया के पोर्ट क्लांग और कुआंतान में बंदरगाहों के निर्माण से चीन की मौजूदगी है। लेकिन चीन को यहां तक पहुंचने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आगे से होकर गुजरना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत और अमेरिका ने इस इलाके में युद्धाभ्यास कर चीन को कड़ा संदेश दिया है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।